Welcome to Sanjay Gudawat, IIT and Medical Academy. Myself Satyendra Singh, Senior Faculty of Chemistry in SGI, and I am going to start chemical bonding lecture number 2, जो है आयनिक बॉन्ड का। पहले जो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था केमिकल बॉन्ड किसे कहते हैं, केमिकल बॉन्ड करने का रीज़न क्या था, कोई एटम है जो केमिकल बॉन्ड क्यों करता है, सेकंड है कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं केमिकल बॉन्डिंग के। केमिकल बॉन्डिंग में आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, मेटलिक बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और वीक में आता है वैन डर वाल एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं। तो आज है लेक्चर नंबर 2 आयनिक बॉन्ड। क्वेश्चन है कि व्हाट इज आयनिक बॉन्ड, होता क्या है ये आयनिक बॉन्ड, होता क्या है। तो आयनिक मीन्स होता है आयंस, यानी जो आयंस के बीच में जो बॉन्ड है। अब आयंस कैसे है, जैसे मैंने कहा NaCl है, तो NaCl आयंस प्रोड्यूस करेगा। आयंस प्रोड्यूस कैसे होते हैं, जैसे मैंने कहा सोडियम है, तो सोडियम का मतलब हुआ कि इसके 281, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, तो 11 का मतलब हुआ 281, यानी इसके बाहर एक इलेक्ट्रॉन है। और हमने पढ़ा था कौन सा रूल, ऑक्टेट रूल। तो ऑक्टेट रूल कहता है कि कोई भी कंपाउंड अगर स्टेबल है, तो स्टेबल क्यों है, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन सोडियम के बाहर एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करेगा। तो उसका रीज़न क्या है, तो रीज़न ये है कि ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन भी ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा। तो सोडियम क्या करता है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा। तो जैसे ही सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है, तो जो ये स्पीसीज बनती है उसे हम कहते हैं आयंस। तो आयंस के बीच में जो बॉन्ड होता है दैट इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। तो हम इसको डिस्कस करते हैं। सेकंड NaCl है, Cl के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, 8 एंड 7, यानी इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है। तो अब इसके चांस भी क्या है, इसके पास 2 चांसेस हैं, एक कोवेलेंट भी बनाता है, आयनिक भी बनाता है। तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, जो किसने लॉस किया है, सोडियम ने, तो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया और इसने क्या किया, उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। तो इसने इस इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो ये भी एक चार्ज जनरेट हो जाता है। अगर जो प्लस चार्ज होता है इसे बोला जाता है कैट आयन, और जो माइनस चार्ज जनरेट होता है इसे बोला जाता है एन आयन। तो अब इस आयंस के बीच में जो फोर्स लगता है दैट इज कॉल्ड, जो बॉन्ड बनता है, इसे हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड की डिफाइन क्या है, तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। तो द बॉन्ड इज फॉर्म्ड, द बॉन्ड इन विच कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन, अगर एक और एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर हो गए, यानी एक एटम से दूसरे एटम के पास पहुंच गए, तो उस तरीके की बॉन्डिंग को हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या हम कह सकते हैं एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी सपोज करो अभी हमने डिस्कस किया था कि सोडियम है, इसके बाहर एक इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन है, इसके बाहर 7 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ कंप्लीट ट्रांसफ़र कर दिया, कंप्लीट ट्रांसफ़र। तो इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, लॉस किया, इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, गेन किया। इसकी वजह से क्या हुआ, सोडियम के पास कौन सा चार्ज आया, प्लस चार्ज आया। क्यों, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है। और क्लोरीन के पास कौन सा चार्ज आया, माइनस चार्ज आया। क्यों, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। तो अब वो कह रहा है कंप्लीट ट्रांसफर, यानी इसने इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, कंप्लीट ट्रांसफर कर दिया। तो अब इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है, प्लस और माइनस के बीच में, इसे बोलते हैं हम लोग आयनिक बॉन्ड। तो द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ने, इसने क्या किया, इसको अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर कर दिया। रीज़न क्या था, हमने डिस्कस किया था, ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए। तो 287, तो ये चाहता था कि स्टेबल हो जाए, ये भी चाहता है स्टेबल हो जाए। तो इसने क्या किया, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे, इसके पास लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन थे। तो इसने सोचा अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करूँगा तो मैं स्टेबल बन जाऊंगा। इसने क्या सोचा, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता हूं तो मैं स्टेबल बन जाऊंगा। तो हर एक एटम क्या चाहता है, स्टेबिलिटी।
तो ये दोनों क्या हो गए, स्टेबल हो गए। इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है, दैट इज जो बॉन्ड बनता है, उसे कहते हैं हम लोग आयनिक बॉन्ड। जैसे दूसरा एग्जांपल है कैल्शियम का, तो कैल्शियम का CaNCl2, तो Ca के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो Ca होता है 20। अब 20 मीन्स इसके बाहर 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो क्या ये स्टेबल बन सकता है, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि इसके बाहर 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर सपोज इसने 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो इसके बाहर अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा, तो इसीलिए अभी स्टेबल नहीं है। हमने क्या बोला था, स्टेबल मॉलिक्यूल बनना चाहिए। तो स्टेबल मॉलिक्यूल कब बनेगा, जब ये बाहर के 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, यानी इसके पास एक ही ऑप्शन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को लूज करना। तो कैल्शियम क्या करता है, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को लूज करके Ca2+ बन जाता है। लेकिन अगर आप बुक में देखोगे तो इसको यहाँ माइनस नहीं दिखाते हैं, इसको दूसरी साइड प्लस दिखाते हैं। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, Ca2+ एंड 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे कैल्शियम ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, और लूज करने के बाद इसका जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन आया वो 8 हो गया, तो स्टेबल हो गया। सेकेंड इज क्लोरीन। क्लोरीन हमने देख लिया था, क्लोरीन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। अब इसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि यहाँ पे हमें कितनी क्लोरीन की ज़रूरत पड़ेगी, 2 क्लोरीन की ज़रूरत पड़ेगी। 1 से काम नहीं बनने का, क्योंकि 1 से ये अनस्टेबल हो जाएगा, तो इसीलिए 2 क्लोरीन की ज़रूरत पड़ेगी हमें। तो यहाँ पे हमें कितनी क्लोरीन की जरूरत पड़ेगी, 2 क्लोरीन की। तो Ca था, Ca के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। Cl है, Cl को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, Cl को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा और 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे Cl को डोनेट करेगा। तो इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से इसमें 2+ चार्ज आ जाएगा, और 2 Cl में, क्योंकि 2 Cl हैं, इसमें माइनस चार्ज आएगा। तो अब ये दोनों के बीच में क्या होगा, फोर्स होता है। तो जो प्लस और माइनस के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, जो फोर्स होगा, दैट इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। तो होपफुली क्लियर होगा। आयनिक बॉन्ड का मतलब आयंस बनना, और आयंस के बीच में जो बॉन्ड बनता है या फोर्स होता है, दैट इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। अब इसके कुछ पॉइंट्स हम उसको डिस्कस करते हैं 1 by 1। जैसे मेन पॉइंट में पहला पॉइंट क्या है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोला जाता है, पहला पॉइंट। सेकेंड इज मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट लॉस इलेक्ट्रॉन। अब जैसे 2 एलिमेंट थे हमारे पास, कैल्शियम और क्लोरीन, तो क्वेश्चन क्या था कि कौन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कौन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है नेचर में, कौन कौन से हैं, जैसे आपने अभी पढ़ा होगा पीरियोडिक टेबल में, ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड, ये वाले क्या होते हैं, ये वाले इनकी टेंडेंसी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेंगे थोड़ा बहुत। जैसे एल्युमिनियम ग्रुप 3 का, इनकी टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेंगे तो इनके पास कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। अब ये कौन से हैं, जैसे ग्रुप 15 वाले, 16 वाले, 17 वाले, इनका काम क्या है, इलेक्ट्रॉन को गेन करना। तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, गेन करने से क्या होगा, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे तो नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे जो इसमें चार्ज आएगा, इसमें आता है नेगेटिव चार्ज। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन में कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव। क्यों आया, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, गेन किया। तो जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उसके पास आएगा नेगेटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, निकाल देगा, उसके पास आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज आएगा जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो इनके पास कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। दे कैरी पॉजिटिव चार्ज। और ये क्या करेंगे, इनके पास कौन सा चार्ज आने का है, नेगेटिव चार्ज आने का।
तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे कैल्शियम है, इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, इसमें प्लस चार्ज आया। कितना चार्ज आएगा? जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, 2 प्लस चार्ज। अगर 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जैसे सोडियम था, इसने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो 1 प्लस चार्ज। तो जितने इलेक्ट्रॉन को लूज किया जाएगा उतना चार्ज उसमें आ जाएगा। तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, और जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। अब इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगता है? तो जो फोर्स होता है 2 चार्ज के बीच में या 2 आयंस के बीच में, 2 आयंस या 2 चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स में माना जाता है। दिस इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स में माना जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बीच में लगता है? 2 आयंस के बीच में। अगर मैंने कहा कि Ca+2+ और Cl- इसके बीच में कौन सा फोर्स है, तो उस फोर्स का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इससे हम क्या भी बोलते हैं? कूलम्बिक फोर्स भी बोला जाता है, क्योंकि कूलम्बिक फोर्स भी किसके बीच में लगता है? आयंस के बीच में लगता है, चार्ज के बीच में लगता है। तो जो फोर्स चार्ज या आयंस के बीच में लगता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या कूलम्बिक फोर्स। यानी कि अब हमें समझ में आया कि जो आयनिक बॉन्ड है इसको हम आयनिक बॉन्ड भी बोल सकते हैं। इसको हम फोर्स को हम क्या भी बोल सकते हैं? आयनिक बॉन्ड भी बोल सकते हैं। यानी कि आयंस के बीच में अब हमें पता चला कि एक प्लस है और एक माइनस है, तो ये क्या करेगा? प्लस और माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। प्लस और माइनस के बीच में एक फोर्स लग रहा है जो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है, और इस फोर्स का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या इसे कहा जाता है कूलम्बिक फोर्स। तो फुली क्लियर हो गया होगा कि अभी हम स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया था कि 2 मॉलिक्यूल के बीच में कोई फोर्स लग रहा है, तो कौन सा फोर्स है, किसके बेस पे 2 मॉलिक्यूल आपस में कंबाइंड है। तो अब हमें पता चला कि जो आयनिक बॉन्ड होते हैं उसके बीच में जो फोर्स लगता है वो कौन सा फोर्स होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या कूलम्बिक फोर्स। और ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है, इसको तोड़ना मुश्किल है। नेक्स्ट इज, इसको रिप्रेजेंटेड बाय द एरो पॉइंटेड फ्रॉम डोनर टू एक्सेप्टर। सपोज ये डोनेट कर रहा है तो हम इसको डोनर कह सकते हैं। तो जो डोनेट कर रहा है और जो एक्सेप्ट कर रहा है इसको हम क्या करेंगे? एरो से डोनेट कर सकते हैं। तो हम एक एरो से डोनेट करेंगे इसको। एरो से कैसे डोनेट किया? इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको लूज किया तो यह यहाँ से इधर चला गया। इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो ये इधर से हमने शो कर दिया। तो इसको हम एक एरो से भी हम शो कर सकते हैं दिखाने के लिए कि देखो ये आयनिक बॉन्ड बन रहा है। तो इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया किसके थ्रू? एक एरो के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया। इसमें आता है इलेक्ट्रोवैलेंसी। अब इलेक्ट्रोवैलेंसी किसको बोला जाता है? अब जैसे मैंने कहा कि CaCl2, अब CaCl2 में बताओ कि Ca की इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है? इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है? तो अगर क्वेश्चन ये आता है कि Ca की इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है, तो हमने क्या बोला? जितने नंबर ऑफ लॉस्ट और गेन्ड इलेक्ट्रॉन, कितने लॉस और कितने गेन कर रहा है। तो हमने देखा Ca के कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है? 2। तो इसका मतलब Ca की इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी हो गई? 2 हो गई। दूसरा अगर मैंने कहा Cl, अब Cl बताओ, तो एक Cl देखो, एक Cl एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। टोटल की बात नहीं कर रहे हम, एक की बात कर रहे हैं। तो एक Cl कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है? तो एक Cl गेन कर रहा है 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब Cl की इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी है? 1 है। ऐसे अगर हमने NaCl की बात करेंगे तो NaCl में सोडियम ने क्या किया? सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, इसीलिए सोडियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 हो गई। और क्लोरीन क्या कर रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। तो जैसे ही क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उससे हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो यहाँ पे इसने क्या किया? 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया। तो 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो इसकी कोवैलेंसी कितनी हो गई? 1 हो गई। यानी कोवैलेंसी किसे कहेंगे? जितने इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन बाय द एटम्स। कोई भी जो एटम है जब वो
क्या कर रहा है, आयंस फॉर्मेशन कर रहा है इन कोवेलेंट बॉन्ड। अगर जब कोवेलेंट बॉन्ड बनाते समय जितने इलेक्ट्रॉन को वो लॉस कर रहा है या जितने इलेक्ट्रॉन को वो गेन कर रहा है, वो उसकी क्या बोली जाती है, इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी का और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं आपको कहता हूं कि बताओ MgO, अब इसमें बताओ MgO का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो सबसे पहले मैंने देखा कि Mg का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो Mg का एटॉमिक नंबर होता है 12 यानी 282। इसके बाहर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो Mg चाहेगा कि इस इलेक्ट्रॉन को लूज करना ताकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो Mg क्या करता है, Mg तुरंत से 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। अब उसके बाद ऑक्सीजन आएगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो इसके बाहर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6। तो ऑक्सीजन चाहेगा कि वो 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करे, गेन कर ले और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बना दे 28। तो हर कोई क्या चाहता है कि ऑक्टेट कंप्लीट करना, हर कोई चाहता है कि स्टेबल बनना। तो स्टेबल बनने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, ऑक्टेट को फॉलो करना पड़ेगा कि लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। तो इसीलिए क्या करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो यहाँ पे ओवरऑल हम क्या देखा कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन फालतू के थे, इसको 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, तो इसने अपना दोनों इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिए। तो Mg के ऊपर आया प्लस चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर आया माइनस चार्ज। कितना प्लस कितना माइनस आएगा, जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतने प्लस चार्ज, जितने इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा उतने ही माइनस चार्ज। ठीक है, अगर मैंने बोला बताओ इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी होगी, Mg की इलेक्ट्रोवैलेंसी, इसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, 2, तो Mg की इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 हो गई इलेक्ट्रोवैलेंसी। और ऐसी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी होगी, तो ऑक्सीजन की भी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो जितने इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट लॉस कर रहा है या जितना इलेक्ट्रॉन गेन किया जा रहा है उसे उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी बोला जाता है। तो फुली क्लियर हो गया होगा इलेक्ट्रोवैलेंसी। अब आपको देखना है अलग अलग कंपाउंड में किस के लिए कितने इलेक्ट्रॉन वो लूज या गेन कर रहा है। नेक्स्ट इसकी कंडीशन क्या है, देखो आयनिक बॉन्ड कब बनेगा। आयनिक बॉन्ड के लिए एक मेटल होना चाहिए और एक नॉन मेटल होना चाहिए, यानी दोनों जरूरी है। दोनों नॉन मेटल होंगे तो भी आयनिक बॉन्ड नहीं बनने का, दोनों मेटल होंगे तो भी आयनिक बॉन्ड नहीं बनने का। दोनों मेटल कैसे ले लिया हमने, जैसे एक ले लिया कैल्शियम, एक ले लिया सोडियम। अगर इसकी भी टेंडेंसी क्या है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, इसकी भी टेंडेंसी क्या है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, तो ये प्लस होगा और ये भी प्लस हो जाएगा। तो प्लस प्लस आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो इस वजह से बॉन्ड नहीं बन पाएगा। अगर मैंने कहा नहीं नॉन मेटल लेते हैं, नॉन मेटल जैसे क्लोरीन ले लिया, दूसरा ब्रोमीन ले लिया, इसने भी इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसने भी इलेक्ट्रॉन गेन किया, माइनस माइनस क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। दूसरी बात क्या है, ये इलेक्ट्रॉन गेन कहाँ से करेगा, उसके लिए इलेक्ट्रॉन डोनर होना चाहिए, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन ही नहीं कर सकता है। ये इलेक्ट्रॉन गेन कहाँ से करेगा, जब लॉस करने वाला कोई है ही नहीं, जब इलेक्ट्रॉन देने वाला कोई है ही नहीं, तो ये गेन कहाँ से करेंगे, तो इसका कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे लेकिन एक्सेप्ट करने वाला कोई है ही नहीं, तो यहाँ पे भी बॉन्ड नहीं बनने का। इसीलिए इसकी कंडीशन क्या है, एक मेटल और एक नॉन मेटल होना चाहिए। आयनिक बॉन्ड किस केस में बनेगा, एक मेटल और एक नॉन मेटल होगा। मेटल का काम क्या है, मेटल ऑलवेज लॉस इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। और नॉन मेटल का काम क्या है, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा। तो जब एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा, तो तब जाके आयनिक बॉन्ड बन सकता है। तो इसमें कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज, इसके पास कौन सा चार्ज आएगा, माइनस। तो प्लस माइनस अट्रैक्ट ईच अदर, प्लस और माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उस केस में आयनिक बॉन्ड बनेगा। अगर आपने दोनों मेटल ले लिए तो भी कुछ नहीं होने का, दोनों नॉन मेटल ले लिए तो भी कुछ नहीं होने का, आयनिक बॉन्ड नहीं बनेगा। फिर बनेगा कोवेलेंट बॉन्ड। अगर हमने दोनों नॉन मेटल लिए तो आयनिक बॉन्ड नहीं बनने का। नेक्स्ट है आयनिक
बॉन्ड फॉर्मेशन इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन किसको बोलते हैं? अगर आपको ध्यान हो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन, होता क्या है ये रिडॉक्स रिएक्शन? तो रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है कि जहाँ पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ होते हैं, जहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन भी होगा और ऑक्सीडेशन भी होगा। तो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, दोनों एक साथ होंगे। तो रिडक्शन का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ? रिडक्शन मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि एक इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहिए, इलेक्ट्रॉन को गेन करने वाला होना चाहिए। और ऑक्सीडेशन मीन्स क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी एक कैसा एटम होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस भी हो रहा है और गेन भी हो रहा है, दोनों कैसे हो रहे हैं, साइमल्टेनियसली। रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली, यानी कि जो ऑक्सीडेशन होता है और रिडक्शन होता है, अगर वो एक साथ हो रहे हों, यानी एक ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, दूसरे ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, अगर ये दोनों एक साथ हो रहे हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, देखो सोडियम है, तो सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन क्या किया, लॉस कर दिया। तो लॉस किया तो इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। तो जैसे ही सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और यहाँ क्लोरीन, जैसे इसने इलेक्ट्रॉन को निकाला, उसने क्लोरीन ने क्या किया, उसको अपनी तरफ एब्जॉर्ब कर लिया। तो जैसे इसको ऑब्जॉर्ब किया, इसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस एक साथ होती है, द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पे एक ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, दूसरे ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो दोनों प्रोसेस एक साथ हो रही है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, यानी कि आयनिक रिएक्शन इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें एक और एग्जांपल ये हमने डिस्कस कर लिया था, CaCl2, NaCl, ये सारे एग्जांपल हम डिस्कस कर चुके। अगला एग्जांपल है Na2O, सोडियम। तो सोडियम के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, 8 एंड 1। तो इसका काम है इलेक्ट्रॉन को लूज करना। तो हम ऐसे दिखा सकते हैं इसको, Na प्लस इलेक्ट्रॉन, यहाँ माइनस था, यहाँ माइनस था, माइनस को इधर ले गए तो यहाँ क्या हो गया, प्लस चार्ज, माइनस से प्लस, माइनस टू प्लस। और ऐसे ही ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया और बन गया O2 माइनस। अब इसका कैसे बनाएंगे डायग्राम, सोडियम मेटल, सोडियम मेटल, इसके बाहर 1 इलेक्ट्रॉन, इसके बाहर 1 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन है, इसको कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन। जो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसको हम कैसे दिखा सकते हैं, डॉट या क्रॉस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको 1 से दिखा दिया, और आउटरमोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 से दिखा दिया। अब इसने 1 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किया, इसने 1 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किया, तो ये आयनिक बॉन्ड बना आपका। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एरो से। जो डोनेट करता है से रिसीवर, डोनेट टू एक्सेप्टर। तो यहाँ पे क्या होगा, Na प्लस चार्ज आया। कितने Na हैं, 2 Na हमने यूज़ किए, तो हम लिखेंगे 2, 2 Na हमने यहाँ पे यूज़ किया। ऑक्सीजन क्या है, 1 ऑक्सीजन है, तो हमने ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6, और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो इसने गेन किए हैं, तो 1 2 3 4 5 6, 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए। तो जितने इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए हैं, इसके ऊपर उतना चार्ज आ जाएगा। इसके ऊपर चार्ज आया 1। अगर मैंने कहा बताओ इलेक्ट्रोवैलेंसी बताओ, तो इलेक्ट्रोवैलेंसी किसकी बतानी है, इलेक्ट्रोवैलेंसी बता दो, चलो किसकी बताना चाहोगे, सोडियम की। तो सोडियम, अब आपने 2 सोडियम नहीं देखने, 1 सोडियम की बात हो रही है, तो हमने 1 सोडियम मेटल में देखना है, 1 सोडियम कितने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है। तो हमने देखा 1, तो हम बोलेंगे सोडियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 है। ऑक्सीजन को देखेंगे, ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, 1 ऑक्सीजन एटम ने,
तो एक ऑक्सीजन एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं? 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 हो जाएगी। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन्ड बाय एन एटम। जो एटम जब आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है तो उस समय कितने इलेक्ट्रॉन लॉस और कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। अब आप ये नहीं कह सकते कि सोडियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, उसके लिए 2 सोडियम एटम है, हम एक सोडियम एटम की बात कर रहे हैं। इसको ध्यान रखना है कि एक सोडियम एटम की बात हो रही है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन की बात हो रही है। 2 आंसर नहीं होगा। क्यों? आपने देखा टोटल 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, 2 सोडियम है तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, इसीलिए इलेक्ट्रॉन 2 हैं लेकिन 2 सोडियम के, तो हम एक की बात करेंगे। तो इसीलिए एक के केस में +1 आएगा, यानी 1 आएगा, सॉरी। इसके बाद नेक्स्ट है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग या फेवरेबल कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। अगर आयनिक बॉन्ड बन रहा है उसके लिए कौन कौन सी फेवरेबल कंडीशन है, यानी किस केस में आयनिक बॉन्ड जल्दी बनेगा। अगर मैं बनाना चाहता हूँ आयनिक बॉन्ड को तो मुझे पता होना चाहिए कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें आयनिक बॉन्ड बहुत जल्दी बन जाए और कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें आयनिक बॉन्ड नहीं बनेगा या बहुत लेट बनेगा। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि फेवरेबल कंडीशन फॉर कैटायन फॉर्मेशन। कैट आयन का मीन्स प्लस चार्ज, जैसे Na+ चार्ज, या अभी हमने डिस्कस किया था Ca2+ चार्ज या Mg2+ चार्ज। तो उसकी कौन सी कंडीशन है जिसमें आयनिक बॉन्ड फास्ट बनेगा? तो पहली कंडीशन हमने देखी कैटायन के लिए, क्योंकि 2 ही फैक्टर हैं इसमें। आयनिक बॉन्ड में कौन कौन से फैक्टर हैं? एक है कैटायन, कैटायन का मतलब जिसके ऊपर प्लस चार्ज है, और एक है एनायन, एनायन का मतलब जिसके ऊपर कौन सा चार्ज है? माइनस चार्ज है। कैटायन प्लस चार्ज, एनायन माइनस चार्ज, इसके अलावा कुछ है नहीं। तो हमने क्या किया, इन दोनों के पॉइंट पे डिस्कस करेंगे कि कौन किस कंडीशन में आयनिक बॉन्ड फास्ट बनेगा। ठीक है, तो पहले हमने सिलेक्ट किया कैटायन को। कैटायन के लिए कौन सी कंडीशन होनी चाहिए? तो कैटायन का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को लूज करना। तो लूज करना मतलब उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होना चाहिए। जितना कम होगा उतनी जल्दी वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, उतनी जल्दी आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो एटम्स हैविंग लो आयनाइजेशन पोटेंशियल, जितना कम आयोनाइजेशन पोटेंशियल होगा या जितना कम आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी जितनी कम होगी उतना आयनिक बॉन्ड क्या होगा? उतना जल्दी बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। जैसे एक एटम है आपका सीजियम है, सीजियम ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज कर लिया। सीजियम है, सीजियम बहुत जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो ये क्या करेगा? सबसे जल्दी आयनिक बॉन्ड बना देगा। अगर कंपटीशन होता है सीजियम में और रुबिडियम में और पोटेशियम में, सोडियम में या लिथियम में, तो सबसे जल्दी आयनिक बॉन्ड कौन बनाएगा? सीजियम। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा साइज है, तो इलेक्ट्रॉन को बहुत जल्दी लूज करेगा। तो जितनी जल्दी ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, और लूज क्यों किया? क्योंकि इसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल बहुत कम है। तो जितनी आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होगी उतना इलेक्ट्रॉन को जल्दी लूज करेगा, और जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा उतनी जल्दी आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो एक कंपैरिजन करके देखते हैं। जैसे हमने कहा अभी सोडियम मेटल, तो सोडियम मेटल का आयनाइजेशन पोटेंशियल है 519.82 किलो जूल पर मोल। पोटेशियम का है 495.57 किलो जूल पर मोल। तो किसका ज़्यादा है? किसका ज़्यादा है? सोडियम का। तो जिसका ज़्यादा है पोटेंशियल, यानी इसको इतनी हीट देनी पड़ेगी तब जाके इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और इसे इतनी हीट देनी पड़ेगी तब इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो किसमें इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलेगा? जिसका आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू कम है। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला कि आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू जितनी कम होगी उतना आयनिक बॉन्ड फास्ट बनेगा, उतनी जल्दी बन जाएगा, क्योंकि उतनी आपको हीट कम देनी पड़ेगी। जैसे सीजियम है, सीजियम में बहुत कम हीट देंगे, ये तुरंत इलेक्ट्रॉन निकलेगा, आयनिक बॉन्ड बहुत जल्दी बन जाएगा। लिथियम है, इसको बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी तब जाके इलेक्ट्रॉन निकलेगा। यह सोडियम है, सोडियम को बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तब इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो लिथियम एक्चुअल में कोवलेंट बॉन्ड ज़्यादा बनाता है, उसको हम आगे डिस्कस करते हैं।
तो हम लोग यहाँ कंपैरिजन करेंगे। तो हमारा पहला स्टेप क्या था, जितनी आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू जितनी कम होगी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड है उसे कहेंगे आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी। तो जितनी इसकी वैल्यू कम है, जितनी एनर्जी कम लगेगी उतना आयनिक बॉन्ड क्या लगेगा, जल्दी बन जाएगा। तो पहला पॉइंट ये। अब इसको दूसरे लैंग्वेज में देखते हैं, लो चार्ज ऑन द आयंस। लो चार्ज का मतलब सोडियम मेटल में 1 चार्ज है, मैग्नीशियम में 2 है और एल्युमिनियम में 3 चार्ज है। अब इसका मतलब क्या समझे कि सोडियम से केवल 1 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो जल्दी निकल जाएगा। सोडियम से क्या करना है, 1 इलेक्ट्रॉन निकालना है, थोड़ी सी हीट दी, सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकल गया, बॉन्ड बन गया। Mg में क्या होगा, Mg में आपको 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो Mg में हमें कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे Mg में, तो यहाँ पे क्या होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए और ज़्यादा एनर्जी चाहिए, इसीलिए थोड़ा सा क्या होगा, कम बनेगा। Al के लिए क्या चाहिए, Al के लिए आपको 3 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, तो Al लूज 3 इलेक्ट्रॉन। तो अब बताओ किससे इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल जाएंगे। आसान कौन सा आपको लगा, आसान है 1 इलेक्ट्रॉन निकालना, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन को निकालने में आपको ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, 3 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको और ज़्यादा एनर्जी निकालनी पड़ेगी। इसीलिए हमने क्या कंक्लूजन निकाला, जितना चार्ज कम है, यानी इस 1 चार्ज है यानी 1 ही इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है, 2 चार्ज मतलब आपको 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, 3 चार्ज मीन्स आपको 3 इलेक्ट्रॉन निकालने। तो किस में इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, सोडियम में, इसीलिए ये सबसे जल्दी आयनिक बॉन्ड बनाएगा। यानी दूसरा कंक्लूजन क्या था, जिसके ऊपर चार्ज जितना कम होगा, जितना चार्ज क्या होगा, कम होगा, जितना चार्ज कम होगा उतना आयनिक बॉन्ड जल्दी बन जाएगा। तो जितना चार्ज कम होगा उतना आयनिक बॉन्ड जल्दी बनेगा। थर्ड इज लार्ज साइज। सबसे बड़ा साइज किसका होता है, सीजियम का। सबसे छोटा साइज किसका होता है, लिथियम का। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो अगर इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो जितना बड़ा साइज होगा उतना इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, जल्दी निकल जाएंगे। तो सीजियम का साइज बहुत बड़ा होता है, तो आपने थोड़ी सी हीट दी, सीजियम से इलेक्ट्रॉन निकल गया। लिथियम का साइज क्या होता है, बहुत छोटा होता है। तो अब आप अगर इससे इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ये क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि ये न्यूक्लियस के बिल्कुल पास है, प्लस और माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो न्यूक्लियस इसको क्या करके रखता है, पकड़ के रखता है, इसको जाने नहीं देगा। तो आपको हीट ज़्यादा देनी पड़ेगी इसको निकालने के लिए। इसीलिए लिथियम सबसे देर में आयनिक बॉन्ड बनाएगा या कोवलेंट बॉन्ड को ज़्यादा प्रीफर करता है। और सीजियम का साइज बहुत बड़ा होता है, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से इसमें होते हैं। तो इनके बीच में गैप बहुत ज़्यादा है, प्लस और माइनस बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो क्या होगा, इसको निकालना आसान है। तो जितना साइज बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे साइज क्या होगा, ज़्यादा बढ़ेगा, साइज जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना आयनिक बॉन्ड क्या होगा, आसानी से बन जाएगा। जितना साइज बढ़ता जाएगा, तो साइज किसका सबसे बड़ा है, सीजियम का साइज सबसे बड़ा है। फिर किसका साइज बड़ा है, रुबिडियम का, फिर पोटेशियम का, फिर सोडियम का, और सबसे छोटा साइज किसका है, लिथियम का। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि जितना साइज ज़्यादा होगा उतना इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, और जितना इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलेगा उतना आयनिक बॉन्ड जल्दी बन जाएगा। तो इसलिए आयनिक बॉन्ड किस पे डिपेंड करेगा, साइज पे भी। साइज जितना बड़ा होगा उतना इलेक्ट्रॉन, कुल मिला के मेन फोकस क्या है, मेन फोकस है इलेक्ट्रॉन को निकालना। क्यों, क्योंकि कैटायन क्या करता है, कैटायन का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना। तो अगर हमने सीजियम लिया तो सीजियम क्या करेगा, बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। तो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को निकालेगा उतने जल्दी क्या होगा, बॉन्ड बन जाएगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन को निकाल ही नहीं रहा है, लिथियम है, अगर इसने इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा है, अब ये होल्ड करके रखा है, अब ये निकल ही नहीं रहा है, तो क्या होगा, बॉन्ड बनेगा ही नहीं।
क्योंकि बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन को लूज करना जरूरी है। इसीलिए तो जितना साइज बढ़ेगा उतना आयनेशन बॉन्ड, जो आयनिक बॉन्ड है, वो भी जल्दी बनेगा। सेकंड है एनायन। अब कैटायन का हमने देख लिया। कैटायन में हमने क्या देखा, आयनेशन एनर्जी जितनी कम होगी उतना इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलेगा, या जितना साइज ज़्यादा होगा उतना इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलेगा, या फिर जितना चार्ज कम होगा उतना इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलेगा। अब आता है एनायन। एनायन का मतलब जिसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। तो जो भी नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं उसे एनायन कहते हैं। तो एनायन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो कैसे बना, ये बना आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एनायन बना गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। कैटायन कैसे बना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो एक ने इलेक्ट्रॉन को निकाला। अब जब एक, जैसे ये है, अगर मैंने इसको ही फेंका तो एक कैच करने वाला होना चाहिए। तो इसने क्या किया, पहले वाले ने इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, अब ऐसे इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अब दूसरा क्या होना चाहिए, उसे कैच करने वाला होना चाहिए। जैसे हम लोग अभी पढ़ा रहे हैं तो हमने अपनी तरफ से बात बोल दी, अब वो जो रिसीव करने वाला भी तो होना चाहिए। तो रिसीव करने वाले कौन हो, आप लोग हो। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या होता है कि कैटायन ने अपना काम क्या किया, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। तो कैटायन ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, अब इलेक्ट्रॉन को कैच करने वाला होना चाहिए। तो कैच करने के लिए क्या चाहिए, उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जितना इलेक्ट्रॉन को तेजी से खींचोगे, जितना इलेक्ट्रॉन को तेजी से खींचा गया उतना आयनिक बॉन्ड जल्दी बनेगा। अब एक ने इलेक्ट्रॉन फेंक दिया, अब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, दूसरा क्या होना चाहिए, कैच करने वाला होना चाहिए। जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को कैच करोगे उतनी जल्दी बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या देखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होगी उतना बॉन्ड क्या बनेगा, जल्दी बनेगा। क्यों बनेगा, कैटायन ने तो अपना काम कर दिया, इलेक्ट्रॉन फेंक दिया, लेकिन एनायन का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन को गेन करना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी अट्रैक्ट, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। तो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा उतनी जल्दी बॉन्ड बन जाएगा। यानी इसकी पावर ज़्यादा होनी चाहिए। अगर इसकी पावर कम है तो फिर वो इलेक्ट्रॉन गेन ही नहीं कर पाएगा, तो बॉन्ड ही नहीं बन पाएगा। इसीलिए सबसे ज़्यादा किसकी होती है, फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। तो ये आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर। तो जितना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होगी उतना आयनिक बॉन्ड जल्दी बनेगा। तो पहला समझ में आ गया होगा। सेकंड, स्मॉल साइज, छोटा साइज होना चाहिए। क्यों, क्योंकि देखो अब न्यूक्लियस है, अब ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ गया, तो अब ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा ना। तो एक्सेप्ट कौन करेगा, न्यूक्लियस। ये सेल नहीं करते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं करते हैं, कौन करेगा, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का होगा तो छोटा साइज होगा तो जल्दी एक्सेप्ट कर लेगा। तो जितना छोटा साइज होगा यानी जितना स्मॉल साइज होगा, तो जितना साइज कम होगा उतना आयनिक बॉन्ड जल्दी बनेगा। क्यों, क्योंकि ये उतनी जल्दी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। तो जितना इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी उतना आयनिक बॉन्ड जल्दी बनेगा। तो जो छोटा साइज है वो इलेक्ट्रॉन को जल्दी कैच कर लेगा, ये बड़ा साइज है उतनी जल्दी नहीं कर पाएगा, ये और बड़ा साइज है और नहीं कर पाएगा, ये बहुत बड़ा साइज होता है तो बहुत टाइम लगाएगा। तो यहाँ से हमने क्या समझा कि जितना साइज छोटा होगा उतना आयनिक बॉन्ड जल्दी बनेगा, उतनी जल्दी ये कैच करेगा। जितना छोटा साइज उतना इलेक्ट्रॉन को जल्दी अपनी तरफ खींचेगा। जितना बड़ा साइज होगा, अब बड़ा साइज का मतलब क्या हुआ, ये न्यूक्लियस है, अब ये सेल है इसके चारों तरफ, अब ये बहुत ज़्यादा सेल हो गए, तो फिर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है यहाँ से, इसको कैच ही नहीं कर पाएगा। कैच कौन कर रहा था, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस बहुत दूर है, तो दूर है तो ये इलेक्ट्रॉन कैच नहीं कर पाएगा, तो स्लोली कैच करेगा। इसीलिए आयनिक बॉन्ड क्या बनेगा, आराम आराम से बनेगा। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच नहीं पा रहा, इसीलिए। तो ये बॉन्ड क्या बनेगा, बहुत आराम से बनेगा। और इसका छोटा साइज है, बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन कैच किया, जैसे उसने फेंका तुरंत कैच कर लिया, तो ये बहुत जल्दी बनेगा। क्यों, स्मॉल साइज। तो यहाँ से हमने क्या समझा, जितना साइज छोटा उतना आयनिक बॉन्ड जल्दी बनेगा। थर्ड वन इज लो चार्ज, चार्ज कम होना चाहिए। फिर वही कॉन्सेप्ट है, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है,
तो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करना आसान है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना है। ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? 2। तो बताओ कि 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करने आसान है या 2 इलेक्ट्रॉन को? तो 1 इलेक्ट्रॉन को आसान है कैच करना या 2? तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा? मुश्किल हो जाएगी थोड़ा सा। तो जल्दी कौन बनेगा? जिसमें चार्ज कम होगा। 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जल्दी से कैच कर लेगा। इसको 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने थोड़ा टाइम लगेगा। इसको 3 इलेक्ट्रॉन गेन करना है और ज़्यादा टाइम लगेगा। जैसे आपको 1 चैप्टर पढ़ना है, तो 1 चैप्टर पढ़ने में क्या लगेगा? आपको टाइम कम लगेगा। 2 चैप्टर पढ़ना है तो और टाइम लगेगा। 3 चैप्टर पढ़ना है, टाइम ही टाइम है बहुत। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या समझा कि जितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन को कैच करना क्या है? आसान है, तो जल्दी से कैच कर लेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन को कैच करना, अपनी तरफ अट्रैक्ट करना थोड़ा मुश्किल है। 3 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना और मुश्किल। तो यहाँ से हमने क्या समझा कि जितना चार्ज ज़्यादा होगा, जितना चार्ज ज़्यादा होगा, उतना आयनिक बॉन्ड क्या होगा? देर में बनेगा, उतना टाइम लगेगा। 1 इलेक्ट्रॉन को कैच करना आसान है, 2 को कैच करना थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, 3 को कैच करने में और ज़्यादा टाइम लगेगा, यानी आयनिक बॉन्ड देर में बनेगा। तो इसीलिए 3 फैक्टर हमने देखे। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना आयनिक बॉन्ड जल्दी बनेगा। दूसरा, जितना साइज कम होगा उतना आयनिक बॉन्ड जल्दी बनेगा। तीसरा, जिसका चार्ज कम होगा उतना आयनिक बॉन्ड जल्दी बनेगा। लैटिस एंथैल्पी, ये हम अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। लैटिस एंथैल्पी क्या होती है? लैटिस एंथैल्पी होती है, जैसे मुझे सपोज करो NaCl है, इसका 1 मोल मॉलिक्यूल है। अगर मैं इस 1 मोल मॉलिक्यूल को तोड़ूंगा इसके गैसियस आयंस में, जैसे 1 मोल को तोड़ने के लिए उसके गैसियस आयंस में जितनी एनर्जी चाहिए उसे कहते हैं लैटिस एंथैल्पी। तो 1 मोल को तोड़ने के लिए, क्योंकि हमें इसको तोड़ना पड़ेगा, तो क्यों तोड़ना है? क्योंकि एक प्लस और माइनस है, तो प्लस माइनस अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब मुझे इस बॉन्ड को तोड़ना है, तो तोड़ने के लिए मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी। तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन, इसको तोड़ना है तो तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी देंगे 1 मॉलिक्यूल को, तो जितने किसमें? गैसियस आयन में, तो जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसे कहते हैं लैटिस एंथैल्पी। तो लैटिस एंथैल्पी किस पे डिपेंड करेगी? चार्ज पे। जितना ज़्यादा चार्ज उतना लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा। और साइज के क्या होगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आपने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा होगा, वहीं से आया था। फोर्स में चार्ज और चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और साइज के इनवर्सली। तो इसको हम आगे इसका एक पूरा टॉपिक आएगा जिसमें आपको पूरा डीप में बताया जाएगा। अब आते हैं इसमें क्वेश्चंस में। क्वेश्चन क्या आपका कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वन एटम टू अनदर ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ, जैसे मैंने कहा MgS। तो Mg आपको समझ में आ गया होगा, Mg का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12। 12 का मतलब 2, 8 एंड 2, तो इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है अपना। ऑक्टेट मीन्स लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आया, इसने सब गड़बड़ कर दिया। तो अब ये क्या करेगा? इस 2 इलेक्ट्रॉन को कहीं ना कहीं सप्लाई करेगा। क्यों? ताकि ये स्टेबल बन जाए। हर कोई चाहता है स्टेबिलिटी लाना, इसीलिए तो एटम आपस में क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं। तो Mg क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। अब यहाँ पे कौन बैठा हुआ है? सल्फर। सल्फर ने देखा 2, 8 एंड 6, सल्फर का कितना होता है? 16 होता है। तो इसने कहा कि मुझे 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। Mg ने बोला मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन फालतू हैं, तो कहता चलो एक काम करो, 2 इलेक्ट्रॉन Mg क्या करेगा? सल्फर को डोनेट कर देगा। तो यहाँ से क्या हुआ? इसने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। तो Mg ने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया, और सल्फर ने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। ऐसे डॉट से या क्रॉस कैसे भी आप दिखा सकते हो इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ से Mg में आया 2 प्लस चार्ज,
तो इसका मतलब इसमें चार्ज जनरेट हो गया। चार्ज क्यों हुआ? इलेक्ट्रॉन को लूज करने की वजह से। और सल्फर में 2 माइनस आया, क्यों आया? क्योंकि चार्ज गेन किया हुआ। इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो माइनस चार्ज, इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो प्लस चार्ज। तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए? 2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन। अगर आता है इलेक्ट्रोवैलेंसी बताओ, तो इलेक्ट्रोवैलेंसी मतलब कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो दोनों की इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2। क्यों हो जाएगी 2? क्योंकि दोनों ने 2-2 इलेक्ट्रॉन, एक ने लूज किया है, एक ने गेन किया है। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी मतलब नंबर ऑफ लॉस्ट और गेन्ड इलेक्ट्रॉन इसका। और ये प्लस और माइनस, प्लस माइनस अट्रैक्ट ईच अदर। इसके बीच में कौन सा बॉन्ड होगा या फोर्स होगा? आयनिक बॉन्ड। अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हेन सोडियम एंड क्लोरीन रिएक्ट, अगर सोडियम है और क्लोरीन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या बनेगा? NaCl। NaCl कौन सा बॉन्ड बनता है? आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड बनेगा। और एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी? तो आपको पता है कि किसकी ज़्यादा एनर्जी होगी? एटम की एनर्जी ज़्यादा होती है या मॉलिक्यूल की एनर्जी ज़्यादा होती है? तो आपको पता होगा कि हमने स्टार्टिंग में जो लेक्चर नंबर 1 था उसमें बताया था कि एनर्जी हर हमेशा किसकी ज़्यादा होगी? एटम की। तो जिसकी एनर्जी ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम। तो एनर्जी ज़्यादा होगी किसकी? एटम की, हर हमेशा मॉलिक्यूल से। और स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी? तो स्टेबिलिटी ज़्यादा किसकी होगी? मॉलिक्यूल की। तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी हर हमेशा ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जी कम होती है। तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि ये एनर्जी को रिलीज़ करेगा और आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। तो आंसर फर्स्ट इज राइट। ठीक है। तो सोडियम और क्लोरीन आपस में रिएक्शन करते हैं या कोई भी 2 एटम आपस में रिएक्शन करेंगे इन जनरल वे में, तो क्या होगा? एनर्जी रिलीज होती है और आयनिक बॉन्ड फॉर्म होगा इस केस में। तो आज हमने जो चीज़ें पढ़ी वो कौन कौन सी चीज़ें थी? आयनिक बॉन्ड के बारे में डिटेल से पढ़ाई करी। आयनिक बॉन्ड होता क्या है, आयनिक बॉन्ड के लिए कंडीशन कौन सी होती है, कौन सी फेवरेबल कंडीशन है जिसमें आयनिक बॉन्ड ज़्यादा बनता है, जल्दी बनता है। तो ये सारे डिस्कस किए हमने। कौन कौन से फैक्टर्स थे जो आयनिक बॉन्ड को अफेक्ट करते हैं। तो साइज़ हो गया, मतलब कैटायन के रिस्पेक्ट में और एनायन के रिस्पेक्ट में। ठीक है। तो आज हमने आयनिक बॉन्ड की पूरी इन्फॉर्मेशन पढ़ी, तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। और जो नेक्स्ट लेक्चर है हम लोग आते हैं कि 100% कोई चीज़ नहीं होती, 100% कोई मॉलिक्यूल आयनिक नहीं होता है और 100% कोई मॉलिक्यूल कोवलेंट नहीं होता। ठीक है। कुछ ना कुछ करैक्टर क्या होगा दूसरे में भी आ जाता है, तो वो हम अलग पढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। उसे कहते हैं फजान रूल। फजान ने बताया था कि जो कोई आयनिक कंपाउंड है उसमें कितना कोवलेंट करैक्टर आता है, क्योंकि 100% कोई नहीं होता। अगर मैंने आयनिक बॉन्ड बनाया तो कोई भी चीज़ 100% आयनिक नहीं होगी, उसमें कुछ ना कुछ कोवलेंट करैक्टर भी होता है। तो उसको जो एक्सप्लेन किया था वो किया था फजान ने, तो उसको हम फजान रूल के नाम से जानते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।